सिंह रावत, जिनसे कुछ ही देर पहले पीएम मोदी की मुलाकात हुई। सूत्र ये बताते हैं कि मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम रावत ने प्रदेश के विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया, उन्हें जानकारी दी। बाबा बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ में चल रहे डेवलपमेंट पर भी अपनी रिपोर्ट पेश की। कोरोना संक्रमण के दौरान की गई तैयारियों और प्रदेश में हो रहे टीकाकरण पर भी जानकारी दी है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी अविनाश तिवारी से लेते हैं। अविनाश, देखिए सबसे अहम था प्रधानमंत्री से मुलाकात, क्या कुछ और तरीके की जानकारी निकल के आ रही इस पूरे दौरे के दौरान? देखिए, इसमें अगर बात करें तो जब से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं उसके बाद पहली बार ये मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। एक तो शिष्टाचार पेड़ भी थी, दूसरी बात अगर बात करें तो कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने सलाहकार भास्कर खुलबे को मुख्यमंत्री तीरथ रावत से जो प्रदेश में तमाम सारे कार्य चल रहे हैं उसका अपडेट लेने के लिए भेजा था, और खासतौर से केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो पुनर्निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि 2022 तक कंप्लीट हो जाए। आज जब मुलाकात हुई थी इन तमाम सारी बातों को लेकर भी चर्चा हुई। कोरोना को किस तरीके से उत्तराखंड सरकार तैयारियां की हुई है और टीकाकरण किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, इसको लेकर भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। बिल्कुल, और चाहे डेवलपमेंट हो, पुनर्निर्माण की या फिर कोरोना पर स्ट्रैटेजी, इसके अलावा और आगे के किस तरीके के कार्यक्रम की जानकारी मिल पा रही है अविनाश? देखिए, इसके अगर बात करें तो कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मुलाकात जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी, जहां पे वो उनसे मुलाकात करेंगे और जो प्रदेश के अब तक उनके द्वारा काम किए गए हैं उसको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि इस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट का कार्य किया है और आगे किस तरीके से योजनाएं हैं। ये मुलाकात के बाद फिर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वापस देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया। तो चुनावी साल की तैयारियों के मद्देनजर भी ये बेहद अहम दौरा माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़े और फिर से बताएं कि सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है, जहां उन्होंने पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। चलिए अब आपको ये भी जानकारी दें कि अपने दिल्ली दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने किन किन केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की, उनके साथ क्या क्या चर्चा हुई। और आज सबसे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत नितिन गडकरी से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने 4 धाम सड़क परियोजना सहित प्रदेश में चल रहे जो रोड डेवलपमेंट के काम हैं उन पर चर्चा की। मुलाकात करीब आधे घंटे तक की रही। इसके बाद वो केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मिले, जहां उन्होंने उत्तराखंड में ऑप्टिकल फाइबर जाल बिछाने को लेकर खास चर्चा की। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम तीरथ सिंह रावत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये आज शिष्टाचार भेंट भी रही प्रधानमंत्री के साथ। इसके अलावा ये केंद्रीय मंत्री भी हैं जिनसे मुलाकात हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात आधे घंटे तक की हुई, जहां बेहद अहम है कि किस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया जाए पहाड़ों पर, उस पर क्या परिस्थितियां हैं, कैसी रिपोर्ट है, सब पेश की। और उधर देवस्थानम बोर्ड को लेकर सतपाल महाराज के बयान ने मानो आग में घी डालने का काम किया है, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड को खत्म करने की मांग को लेकर फिर से प्रदर्शन की बात कही है। दरअसल सतपाल महाराज ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार फिलहाल नहीं होगा, और इसी बयान पर तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा हैं, उनमें गुस्सा भड़क उठा है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी उसका कोई पुनर्विचार का नहीं है। मैं इसलिए बताना जा रहा हूं कि लोग समझते हैं साहब बहुत मंदिर ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 ही मंदिर मेन हैं, बाकी छोटे छोटे मंदिर तो उस प्रांगण में आते हैं। शंकर जी का मंदिर है वहां पर आ गया, और भी मंदिर हैं। सतपाल महाराज के इस बयान ने 4 धाम पुरोहितों को फिर से गुस्सा दिला दिया है, जो लंबे अरसे से देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जिस देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन और प्रदर्शन किया, उसी को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है कि इस पर फिलहाल पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। अभी उसका कोई पुनर्विचार का नहीं है। मैं इसलिए बताना जा रहा हूं कि लोग समझते हैं साहब बहुत मंदिर ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 ही मंदिर मेन हैं, बाकी छोटे छोटे मंदिर तो उस प्रांगण में आते हैं। शंकर जी का मंदिर है वहां पर आ गया, और भी मंदिर हैं। तो ये 4 ही मंदिर मेन हैं। लोग ये ना समझे कि बहुत मंदिरों को लेकर के उसका अधिग्रहण हो गया। सतपाल महाराज के इस बयान पर 4 धाम पुरोहितों का गुस्सा भड़क उठा है, जिनका साफ कहना है कि अगर देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आगे इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सतपाल महाराज जी द्वारा जो उत्तराखंड में देवभूमि में देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था, उस पर पुनर्विचार करने के लिए उन्होंने मना कर दिया है कि इस पर कोई भी पुनर्विचार नहीं होगा। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि
मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई थी कि हम लोग इस देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करेंगे। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित सतपाल महाराज के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाई जाने की घोषणा की थी, जिसका दूसरे ही दिन उत्तराखंड सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने खंडन कर दिया था। हम आपके चैनल के माध्यम से सतपाल महाराज को खुली चुनौती देते हैं कि वो देवस्थानम बोर्ड पर चर्चा के लिए कहीं भी आ जाएं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि सरकार देवस्थानम बोर्ड पर कोई पुनर्विचार करने के मूड में नहीं है, मगर कुंभ के दौरान तीरथ रावत ने साफ कहा था कि सरकार देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करेगी। आप भी सुनिए कि सीएम तीरथ रावत ने क्या कहा था। मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय में देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, जिसे लेकर तीर्थ पुरोहित बेहद नाराज थे। तीरथ रावत के सीएम बनने के बाद उम्मीद जगी थी कि देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब सतपाल महाराज के नए बयान ने तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा और चिंता बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो तीर्थ पुरोहितों में ये गुस्सा है, ये रिपोर्ट आपने देखी। चलिए अब हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पंकज, देवस्थानम बोर्ड का ये जो पूरा मसला है नया नहीं है, लेकिन नया ये है कि सीएम कुछ कहते हैं, सतपाल महाराज कुछ कहते हैं, अब लोग इस बीच में फंसे हुए हैं। अब कुछ और अपडेट हो सकती है क्या इस पे? देखिए स्नेहता, ये गंभीर बात है कि जब सरकार के मुखिया इस बात को कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड के फैसले को लेकर वो पुनर्विचार करेंगे और फिर उसके बाद जो धर्मस्थ मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस बात से साफ ये भी लग रहा है कि कोई ना कहीं इस मामले को लेकर सामंजस्य की कमी है, क्योंकि शुरुआत से ही लेकर जो देवस्थानम बोर्ड है उसको लेकर जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज हैं और तमाम जो यहाँ के मंदिरों से जुड़े हुए लोग हैं वो विरोध कर रहे थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और सरकार से ये आग्रह किया था कि देवस्थानम बोर्ड में जो मंदिरों को रखा गया है 51 मंदिरों को, उन्हें इस बोर्ड से बाहर किया जाए। देवस्थानम बोर्ड के गठन का कोई यही फिलहाल मतलब नहीं है, लेकिन एकाएक अब सतपाल महाराज का ये बयान आना कि फिलहाल अभी देवस्थानम बोर्ड पर किसी भी तरह का पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, तो इस बात से लेकर अब जो तीर्थ पुरोहित हैं वो नाराज हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इसके विरोध में वो धरना प्रदर्शन तक भी आगे बढ़ सकते हैं। अब इस बात को लेकर ये साफ तौर पर स्नेता कहा सकता है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस पर किस तरह से आगे जाते हैं। जो बयान जाहिर तौर पे अब इस पूरी सिचुएशन पे, इस पूरी परिस्थिति पे आने वाले वक्त में क्या इस गुस्से को लेकर कुछ नया निकल के आता है, इस पर निगाहें रहेंगी। बहरहाल पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात भाजपा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की, जिन्होंने फिर उत्तराखंड के लिए कोविड राहत सामग्री भेजी है। आध्यात्मिक गुरु श्री एमके के सहयोग से 14,000 ऑक्सी पल्स मीटर, कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मिनी ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट उत्तराखंड को उन्होंने भेजा है। अनिल बलूनी ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो उत्तराखंड की जनता के लिए जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करते रहेंगे। अनिल बलूनी ने कहा कि उनका मकसद उन लोगों तक मदद पहुंचाना है जो कोविड वायरस का दंश झेल रहे हैं। तो पूरे कोविड काल के दौरान हमने अनिल बलूनी के प्रयासों को देखा, जहां पर उन्होंने अपने निजी संबंधों के आधार पर भी हिचक नहीं दिखाई लोगों से मदद मांगने में। चाहे वो देश हो या विदेश, कहीं पे भी कोई संगठन अगर वो मदद के लिए आगे बढ़ता है तो इसके बीच एक चैनल का काम करते नजर आए, एक माध्यम बने। बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीमीटर, लगभग 14,000 से अधिक ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम लोग ये अभी उत्तराखंड के लिए भेज रहे हैं। उत्तराखंड के जो एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर हैं किला जी, ये भी यहाँ पर आई हैं इनको रिसीव करने के लिए। ये सामान उत्तराखंड के तमाम जनपदों में भेजा जाएगा और उत्तराखंड के अंदर जो कोविड से लड़ने के लिए हम लोग आगे जो जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि दोबारा कभी ऐसी लहर प्रभु ना करे कि आए, तो उससे लड़ने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा खोलने को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो सुझाव दिया है वो अच्छा है, लेकिन इस पर जो भी फैसला होगा वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा। एबीपी गंगा के साथ खास बातचीत में दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला।
आप भी देखिए। उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष ने बैठक ली। बैठक में क्या कुछ रहा, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, क्या रहा, चूंकि 2022 में चुनाव है, काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं, लंबी बातचीत हुई है आपकी, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं संगठन को? आज पूरा विश्व और हिंदुस्तान भी कोरोना ऐसी संक्रमण महामारी से गुजर रहा है। इसमें हमने यही संकल्प लिया, सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों में जाकर जितने भी गांव हैं सभी गांवों में हमारे कार्यकर्ता जाएं, सेवा के कार्य करें। हमने करीब 50,000 ब्लड डोनेशन यूनिट का एक टारगेट लिया था। मुझे लगता है कि वो भी 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। समीक्षा बैठक हुई, क्या समीक्षा से आपके संगठन मंत्री आप प्रसन्न रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी है 2022 में? देखिए, समीक्षा बैठक खाली सेवा ही संगठन की हुई थी। हमसे बातचीत करने के लिए थे उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, जो कि कह रहे हैं कि अगले 10-15 दिनों में उत्तराखंड में संगठन के स्तर पर बैठक होगी, जो 2022 के चुनाव के मद्देनजर अहम होगी। करण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। पहाड़ से बड़ी तादाद में मलबा गिरने की वजह से गंगनानी सुनगर के पास हाईवे बंद है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से पहाड़ों से लगातार मलबा तेजी से सड़क पर गिर रहा है। इस वजह से सड़क पूरी तरह से बंद है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को दिक्कत है, जिस वजह से आप इस मलबे को देखिए। अब इसे हटाने का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन इस पर काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे में यहां से गुजरने वाले यात्रियों को मुश्किलें आती रहेंगी। मसूरी में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मच गया है। मसूरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने इस कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों के कोविड टेस्ट कराने की गुजारिश की है। वहीं मसूरी के बूचड़खाने में काम करने वाले एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं एक दूल्हे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर बारात को रोक दिया गया। ये बारात सहारनपुर जानी थी, लेकिन उसके पहले ही प्रशासन ने बारात को रोक दिया। एक और मसूरी में कोरोना के नए केस आने से हड़कंप है, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन भी शुरू किया गया है। हालांकि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए होने वाले इस वैक्सीनेशन का लोगों ने विरोध भी किया। दरअसल पहले वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का फायदा सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को मिल रहा था। ग्रामीण इलाके के लोगों के पास स्मार्टफोन ना होने की वजह से वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पा रहे थे, जिसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कोशिश की, रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब आधार कार्ड के आधार पर ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। कुछ रियायतों के साथ अब प्रदेश में 15 जून की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। फल, सब्जी, दूध की दुकानें हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। शराब की दुकानें 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। राशन किराने की दुकान, जनरल स्टोर 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। स्टेशनरी की बात करें तो 9 जून 14 जून को 8 बजे सुबह से दोपहर 1 बजे तक इन्हें खोला जाएगा। इसके अलावा कपड़े, दर्जी, चश्मे की दुकान 11 बजे से खुलेंगी। उत्तराखंड में 3 दिन शराब की दुकानों को खोलने की छूट दी गई, जिसके बाद 9, 11 और 14 जून को शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जाएंगी। लेकिन सिर्फ 3 दिन शराब की दुकान खोलने की वजह से ये पूरी उम्मीद है कि दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। लॉकडाउन के खुलने के बाद कुछ ऐसा ही नजारा हमने देखा था। ऐसे में एसएसपी देहरादून ने निर्देश दिए हैं कि शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, लोगों के लिए उचित दूरी पर गोले बनाए जाएं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोविड काल के दौरान साइबर ठगी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए ऑनलाइन ठगी से लोगों को बचाने की पहल पुलिस ने शुरू की है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय की ओर से जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर जानकारी देनी होगी। पुलिस का दावा है कि जानकारी मिलते ही साइबर सेल की ओर से फौरन कार्रवाई की जाएगी। यूपी में जहरीली शराब से हुई मौतों को देखते हुए हरिद्वार पुलिस भी सख्त हो गई है। इसी के तहत हरिद्वार एसएसपी ने रुड़की का दौरा किया, जहां पर उन्होंने जानकारी दी कि अवैध शराब माफिया पर शिकंजा कसा जाना है, साथ ही शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जानी है।
उन्होंने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं, कच्ची और अवैध शराब बनाने वालों को कतई बख्शा ना जाए। एसएसपी ने बताया कई जगहों पर कार्रवाई भी की गई है, जहां पर कच्ची शराब और लहन को नष्ट किया गया है। विकासनगर के लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना स्थल जुड्डो पर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। देश के सभी राज्यों में कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन जुड्डो में ग्रामीणों ने निर्णय कार्य को लेकर ये अभियान छेड़ा है, इसे रुकवाया है, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे ग्रामीणों को उप जिलाधिकारी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जल विद्युत परियोजना के लिए ली गई जमीन के बदले उन्हें जमीन नहीं दी जाएगी, तब तक वो धरना जारी रखेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बांध बनाने वाली कंपनी UJVNL और राज्य सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। इसी के तहत वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ना तो ग्रामीणों को अब तक नौकरी मिली है, ना ही जमीन के बदले जमीन मिली है, तो वो निर्माण कार्य नहीं होने देंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के अंदर आने वाले सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का वेंटिलेटर कुछ दिनों से खराब चल रहा था। पीएम केयर फंड की ओर से ये वेंटिलेटर अस्पताल को दिए गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने अपने वेंडर्स से उन्हें ठीक करवा लिया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि वेंटिलेटर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, जिसे अब टेक्निकल टीम की मदद से ठीक किया गया है। अस्पताल के 28 वेंटिलेटर अब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। टिहरी के गांव में कोरोना संक्रमण के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से पीआरडी जवानों के माध्यम से जरूरी चीजें पहुंचाने का दावा जरूर किया जा रहा है। फिलहाल जनपद में 25 कंटेनमेंट जोन एक्टिव हैं। पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों के गांव में बने ये कंटेनमेंट जोन अब राशन की किल्लतों से जूझ रहे हैं। इस मामले में डीएम से बात की गई तो उनका कहना है कंटेनमेंट जोन में फ्री राशन देने की कोई गाइडलाइन के तहत बात ही नहीं है। सैनिक कल्याण औद्योगिक विकास लघु सूक्ष्म मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने औद्योगिक संगठन की ओर से उनका स्वागत किया गया और उनके पहुंचने के बाद गणेश जोशी ने भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उनकी समस्याएं सुनी। उत्तराखंड के मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ही पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश है तो कहीं विभाग की माने मौसम कल तक साफ हो जाएगी, ये बात भी निकल कर सामने आई है। कल से तापमान बढ़ा है, मौसम विभाग की ओर से ये बात कही जा रही थी। ये भी दावा किया मौसम विभाग ने कि आने वाले दिनों में पारा तेजी से चढ़ेगा, 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 11 और 12 जून को पूरे राज्य में ज्यादातर जगहों पर बारिश का अनुमान है और मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अधिकतम 37 डिग्री, पर्वतीय इलाकों में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान आज दर्ज किया गया है।